गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 2 का। आज लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या क्या मैकेनिक्स होते हैं जब हम किसी फ्यूचर को बाय और सेल करते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या मैकेनिक्स है हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, तो आज का जो टॉपिक है हमारे उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले हम देखते हैं, फिर उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस को हम इस लेक्चर के अंदर कवर कर रहे हैं। कि अगर हम देखते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक स्टैंडर्डाइज है और उसमें एक एक्सचेंज की गारंटी होती है। तो अगर हम कहते हैं कि जब हमने ये चीज़ देखी थी कि जो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए वो हैं जो वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करे, उन गारंटीज़ को दे, उसको एक एज ए स्टैंडर्डाइज बनाए, जिससे कि हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली क्या करें, कंडक्ट कर सकें। तो अगर हम देखें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या चीज़ें लॉन्ग होती हैं, क्या शॉर्ट है, पोजीशंस होती हैं। तो जो कम्युनिटी हम वर्ल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, तो अगर उसको देखा जाए तो एक इंडस्ट्री को क्रिएट करने के लिए हमें एक चीज़ें देखनी होती है। तो जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, वो हमसे ज़्यादा फैमिलियर है, क्योंकि जो टर्म्स और फेसेस एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं वो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुलफ़िल करनी होती है। तो जो भी मिसकम्युनिकेशन होता है हमारी पार्टीज़ के बीच में, हमारे बीच में या हमारे ब्रोकर के बीच में, वो अवॉइड होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि कुछ जो फेसेस हम यूज़ करते हैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि उसके लिए हमें लॉन्ग एंड शॉर्ट को से अवेयर होना पड़ता है। तो जो लॉन्ग है वो चीज़ है जब हम चीज़ों को बाई करें, और शॉर्ट का सिनोनिम्स क्या है, जब हम सेल करते हैं। मीन्स लॉन्ग मीन्स बाई, शॉर्ट मीन्स सेल। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के या किसी भी ऑप्शन के, तो वहाँ पे ट्रेडर किसी भी फ्यूचर को बाई करेगा या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेगा तो मीन्स वो लॉन्ग पोजीशन में है। अगर कोई ट्रेडर है वो फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल कराए तो मीन्स वो शॉर्ट में पोजीशन में होगा। तो अगर हम देखें तो क्या हम किसी भी ऑर्डर को बाई और सेल कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है। कि अगर हम देखें कि जो बिगनिंग होती है किसी भी कम्युनिटी ट्रेडर्स की, वहाँ पे हमें इन चीज़ों को देखना होता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनको कब उनके ऑर्डर्स को ख़रीदा और बेचा जाए। तो एक चीज़ हमारे माइंड में ये होती है कि जो भी चीज़ें हम सेल कर रहे हैं, है ना, वो हमारे लिए पॉसिबल होनी चाहिए, और उसके बिहाफ पे हम उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं कि एक बोरोवर उससे क्या चार्ज लेगा उस पर्टिकुलर एसेट को सेल करने के टाइम। तो जब भी हम एक स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो एक लॉजिक को अप्लाई करते हैं अपने फ्यूचर मार्केट के अंदर। तो अगर हम देखें कि जो भी स्टॉक और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ नहीं होते, तो हम जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो वहाँ पे किसी भी तरीके की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता किसी भी अंडरलाइन कम्युनिटी के अंदर, और हम उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं उन ऑब्लिगेशन को जहाँ पे हम अपने उन कॉन्ट्रैक्ट्स की डिलीवरी करेंगे जो कि एक अंडरलाइन कम्युनिटी की होगी एक स्पेसिफिक डेट पे। तो जो सेलर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो तब तक उस एसेट को सेल नहीं कर सकता जब तक हमारी जो अदर पार्टी है वो एग्री नहीं हो उसकी डिलीवरी देने की, और जो भी हमारे स्टेटेड एसेट्स हैं वो एप्रोप्रिएट डेट पे डिलीवर किए जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ओनरशिप नहीं होता है, और जो भी हम एक्सचेंज करते हैं अपने एसेट्स को वो एक टाइम में करते हैं किसी फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो कि किया जाता है। तो उसमें हमें ये चीज़ें देखनी होती है कि जो भी हमारी अंडरलाइन कम्युनिटी है उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें ओनरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जो भी अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय और सेल करते हैं, उसके किसी भी ऑर्डर को बाय और सेल करते हैं, तो वहाँ पे क्या इश्यू आता है, उस फ्यूचर ट्रेडर के लिए इशू आता है कि वो उसकी डिलीवरी कब करें। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या मैकेनिज़्म है ट्रेडिंग के। तो जो हम अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बनानी होती है उस प्राइस रिस्क को लेके जो कि उस कम्युनिटी की होती है। तो जो पर्पज़ होता है हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग का, वो प्राइस की रिस्क को मिनिमाइज़ करना होता है, प्राइस को डिस्कवर करना होता है और प्राइस को डिसएनिमिनेशन करना होता है। तो जो कम्युनिटी फ्यूचर हैं मार्केट्स के, वो हमें अपनी प्राइस रिस्क को ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ किया जाता है, जो कि एक फिजिकल कम्युनिटी और हेजर टू स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर्स में किया जाता है। तो जो फ्यूचर एक्सचेंज है वो सक्सेसफुली बेस्ड होते हैं उन प्रिंसिपल्स पे जहाँ पे जो हेजर्स है वो उन सब प्रॉफिट्स को, अपने पोटेंशियल प्रॉफिट्स को फॉरगिव कर देता है किसी भी कम्युनिटी के एक्सचेंज के टाइम जहाँ पे हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें, और स्पेकुलेटर क्या करता है उस रिस्क को लेता है जहाँ पे उसको ये लगता है कि उस पोटेंशियल प्रॉफिट में से उसको गेन होगा। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो टिपिकली एक सर्टेन फ्यूचर को बताता है जहाँ पे हम एबल होते हैं कि हम उनकी पोजीशंस को देखें कि वो उनमें क्या अपसेट हैं हमारे और उस कम्युनिटी की एक्चुअल डिलीवरी क्या होगी।
तो ये जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर हम हेजिंग को कन्वीनियंट मानते हैं एज ए पार्टिसिपेंट। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनको ट्रेड किया जाता है एक ओपन आउटक्राई इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे ट्रेडर्स और ब्रोकर्स शॉर्ट बिड और ऑफर्स करते हैं अपने ट्रेडिंग पिट और रिंग में। तो जो एडवांटेज है हमारी टेक्नोलॉजी का किसी भी कम्युनिटी की ट्रेडिंग में, वो हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट फ्यूचर में भी होता है, जहाँ पे हम माइग्रेट करते हैं उसको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि एक कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम से किया जाता है। तो अगर हम देखें कि एक स्टैंडर्डाइज्ड जो टर्म्स है फ्यूचर की वो क्या क्या होती हैं, तो हम देखते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टर्म में किस तरीके से होंगे। जब हम उसको उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइज पता होगा, डिलीवरी मंथ पता होगा, लास्ट ट्रेडिंग डे, डिलीवरी लोकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स एंड क्वालिटी ऑफ द कम्युनिटी। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो इन्हेंस करता है उस लिक्विडिटी को, जहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ मार्केट के अंदर अपने पार्टिसिपेंट्स को सेम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करा सके हैं, ये पॉसिबल हो सके। तो जो लिक्विडिटी है इस कॉन्ट्रैक्ट की वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उसकी हेजिंग के लिए। इसके बाद हम देखते हैं क्लियरिंग हाउस क्या है। तो जो फ्यूचर ट्रेड्स है जहाँ पे हम अपने एक्सचेंज को बना रहे हैं वो क्लियर हो किसी भी क्लियरिंग हाउस से। तो जो ट्रेडर है वो एंटर होता है किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे वो टेक्निकली बाई और सेलिंग करता है। तो जो क्लियरिंग हाउस है वहाँ पे जो भी पार्टी है वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करती है, उस ट्रांजेक्शन्स को जो कि ट्रेडिंग फ्लोर में किए जाते हैं और इनको एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्जिन्स क्या हैं हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग के। तो जो हमारे एंटायर वैल्यू है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, वहाँ पे हमें किसी भी तरीके की नीड नहीं होती उसको पे करने के लिए। तो हम कुछ सर्टेन अमाउंट ही उस कॉन्ट्रैक्ट का पे करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को बताता है, जो कि उसका मार्जिन होता है जिसको हमें पे करना होता है। तो मार्जिन टिपिकली क्या है कि अगर हम देखें कि जो मार्जिन होता है वो 2 से 10% के बीच में होता है उस टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन्स है उनको डिवाइड किया जाता है किसी भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सा मार्जिन है हमारा, दैट इज़ द इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन को पेड करते हैं हम किसी भी फ्यूचर ट्रेड के अंदर जब हम किसी एक फ्यूचर पोजीशन में हों, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करें कि क्या हमारे फ्यूचर एक्सचेंज होंगे। तो जो मार्जिन है वो जो हमारा मार्जिन अमाउंट है वो वेरी होता है किसके बेस पे, मार्केट टू मार्केट। तो जो मार्जिन अमाउंट है उनको एडजस्ट किया जाता है ऑटोमेटिकली कि किस तरीके से हमारे फ्यूचर प्राइजेज में चेंज हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड मार्जिन देखिए तो होते हैं हमारे स्पेशल मार्जिन। तो अगर हम स्पेशल मार्जिन को देखें तो स्पेशल मार्जिन है वो एक एडिशन है किसी एक प्रिवेलिंग मार्जिन का, जहाँ पे हम प्राइजेस जो हैं हमारी कम्युनिटी उनको एक वार्टल में बनाते हैं जो कि एक सर्टेन लेवल पे हमें एक्सेप्टेबल होते हैं किसी भी एक्सचेंज के अंदर या किसी भी रेगुलेटरी के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। तो जो प्राइमरी पर्पज़ है डेरिवेटिव ट्रेडिंग का किसी भी कम्युनिटी में, उसका एम है कि हम प्राइजेस को किस तरीके से रिड्यूस कर सकें अपने सीजनल फ्लक्चुएशन से। तो जो स्ट्रेटजी है हमारे रिस्क मैनेजमेंट की उसके अंदर हम हेजिंग, स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज को देख सकते हैं। तो हेजिंग क्या है, वो इकोनॉमिक फंक्शन है जो कि हेल्प करता है कि हम अपनी प्राइजेस को किस तरीके से रिड्यूस करें किसी भी कम्युनिटी के अंदर, और साथ साथ हम उनमें किसी भी तरीके के एलिमिनेट ना करें। तो जो हेजिंग है वो एक प्रैक्टिस है उस ऑफसेटिंग प्राइस रिस्क को लेकर जो कि एक कैश मार्केट की पोजीशन को इन्हांस करते हैं, जो कि हमेशा ली जाती है जब वो इक्वल हो उसकी अपोजिट पोजीशन जो कि एक फ्यूचर मार्केट में होती है। तो जो फ्यूचर मार्केट है वो बिलीव करता है कि जो भी ओरिजिनली डेवलपमेंट है वहाँ पे हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएंगे जो कि प्रोड्यूसर्स की होगी, और जो हेज है वो उनको हम देखेंगे कि जो कि अपने प्राइस रिस्क के अगेंस्ट होंगे जब कोई सीजनल फ्लक्चुएशन अराइज होगा। तो जो स्कोप है हमारे कम्युनिटी फ्यूचर का उसको एक्सपेंड किया जाता है, उसको वाइड स्प्रेड किया जाता है अपने प्रोड्यूसर्स के पार्टिसिपेशन से, ट्रेडर्स से और यूजर्स से जो कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते हैं। तो जो हेजर है वो पर्सन होता है जो कि उस पोजीशन में होता है एक फिजिकल मार्केट में जहाँ पे हम अपनी रिस्क को अवॉइड कर सकें। तो हेजिंग है वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे हम अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। और ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये हमारी किससे ड्राइव होती है, हमारी डिमांड एंड सप्लाई से ड्राइव होती है जो कि एक ओवर पीरियड होती है। तो जो भी प्राइस है हमारे कैश और फ्यूचर मार्केट की वो ट्रेंड होते हैं और मूव एक साथ करते हैं। तो जो मैच्योरिटी डेट है हमारे अप्रोचेज की जो भी कैश या फ्यूचर प्राइजेज होती हैं उस ट्रेंड की उनको कवरेज किया जाता है और उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद हम प्रोसेस को देखें तो जो हेजिंग है वहाँ पे अगर हम फ्यूचर मार्केट को देखें तो उसके 2 स्टेप्स प्रोसेस होते हैं और वो डिपेंड करते हैं हेजर के
कैश मार्क सिचुएशन से। तो पहला स्टेप अगर देखें तो हेजर किसी भी कमोडिटी को तब बाई करता है उस कैश मार्केट में जब वो लेटर टाइम पे हो। तो वो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़रीदते हैं और हम उनको सेल कब करते हैं कैश कमोडिटीज़ को लेटर टाइम के अंदर। तो जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे हेजिंग प्रोसेस के अंदर हम अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करते हैं। सेकंड क्या है कि जो हमारे कैश मार्केट ट्रांजैक्शन है वो तब टेक प्लेस होते हैं जब हम फ्यूचर पोजीशन के अंदर हों और उसमें कोई भी लॉन्गर पीरियड ना हो जिसमें हमारी जो नीड है किसी भी प्राइस प्रोटेक्शन को वो क्लोज हो सके। तो जो ये हमारे जो पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो डिपेंड होते हैं उस इनिशियल पोजीशन पे जो कि लॉन्ग और शॉर्ट में होते हैं। तो हेजर क्या करता है उस ऑफसेट पोजीशंस को देखता है जहाँ पे हम अपने जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको बाय और सेल कर देते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो जून के अंदर कोई फार्मर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका जो आउटपुट है वो 100 टन ऑफ सोयाबीन का होगा अक्टूबर के अंदर। तो जो सोयाबीन की प्राइसेज अक्टूबर में तो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि जो रूल है एक रिलेटिवली लोअर हार्वेस्टिंग का किसी भी सोयाबीन के सीज़न में, तो जो हमारा जो हैज है उसके अगेंस्ट वो क्या है प्राइस का कम होना। तो जो फार्मर है वो सेल करेगा 100 कॉन्ट्रैक्ट्स को 1 टन ईच में कितने रुपीज़ में 1347 में जून के अंदर। और जब प्राइजेज हमारी कम हो जाएंगी मीन्स 1216 हो जाएंगी पर टन, तो अक्टूबर में हम क्या करेंगे उससे एक प्रॉफिट लेंगे जो कि ₹131 पर टन होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है स्पेकुलेशन। तो अगर हम देखें कि हेजिंग के कॉन्ट्रेरी में जो स्पेकुलेशन है वो इन्वेंट करता है उस रिस्क को जो कि किसी कैश मार्केट पोजीशन में नहीं होते हैं। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं जो कि ज़्यादा रिस्क लेते हैं हेजर से और वो अवॉइड करते हैं उस मोटिव को जो कि एक प्रॉफिट से रिलेटेड होता है और उनका जो मोटिव है वो किसके लिए होता है किसी भी प्रॉफिट के लिए होता है। तो वो एक उन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं जो कि एक लिक्विडिटी के लिए नेसेसरी होता है। तो वहाँ पे हम इन लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बिड और ऑफर्स के थ्रू उस रिजल्ट को कंटिन्यूस रखते हैं उस फ्लो में जो कि उस ट्रांजैक्शन में किया जाता है। और जो भी कमोडिटीज़ हैं जो कि इंक्रीज़ हो रही हैं अट्रैक्टिव अपने इन्वेस्टर्स के लिए, तो जो हमारे अल्टरनेटिव एसेट क्लास हैं वो हमें अलाउ करते हैं उस रिडक्शन को ओवरऑल रिस्क फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के अंदर जहाँ पे हम अपने रिटर्न्स को इन्हेंस कर सकें। और अनलाइक हम देखें कि जो स्पॉट मार्केट है वहाँ पे जो भी मार्जिन अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया गया है उसमें हम अपने टोटल अमाउंट को देखें और उस प्रॉफिट्स को देखें जो कि उस पूरे टोटल एक्सटेंट में होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा दैट इज़ द आर्बिट्रेज। तो जो थर्ड कैटेगरी है हमारे मार्केट पार्टिसिपेशन की वो होते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होता है रिस्कलेस प्रॉफिट को रियलाइज़ करते हैं अपने साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग से जो कि दो से अधिक मार्केट में किया जाता है। तो जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हैं वो वेरी डिज़ायरेबल होती हैं लेकिन उनको अनकवर करना ज़्यादा इजी नहीं होता है। लेकिन अगर हम वो ज़्यादा लास्ट लॉन्गर नहीं है तो जो भी प्राइजेज़ हैं उनको एडजस्टेड कर लिया जाता है उनकी बाइंग और सेलिंग से। तो जो आर्बिट्रेज है वो पॉसिबल होता है 1 और 3 कंडीशन में जहाँ पे हम उनको देख सकें। तो जो हमारे सेम एसेट्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिन भी मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। तो जो देखें तो पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो दो एसेट्स हैं जो कि आइडेंटिकल कैश फ्लो हैं उनको हम डिफरेंट प्राइजेस के अंदर ट्रेड करते हैं। और उसके बाद क्या है कि जो एसेट्स हैं जिसकी खुद की प्राइस है फ्यूचर के अंदर उसमें हम उनको आज ही ट्रेड करते हैं डिफरेंट प्राइजेस पे। और लास्ट क्या है कि जो फ्यूचर प्राइस डिस्काउंटेड है वहाँ पे हम रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पे क्या करते हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।